नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक इतिहास की किताब नहीं है, बल्कि ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की एक गाइड है। ये हमें सिखाती है कि कैसे एक आम इंसान अपनी इच्छा शक्ति से महात्मा बन सकता है। हम सब गांधी जी को महात्मा और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस महानता के पीछे वो इंसान कौन था? ये किताब हमें उसी मोहनदास से मिलवाती है जो बहुत शर्मीला था, जिसमें कई कमियां थीं और जो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था। ये कहानी है कि कैसे वो अपनी कमियों को जीतकर महात्मा बना। चलिए अब इस किताब की सबसे अनोखी बात को समझते हैं। ये कोई आम ऑटोबायोग्राफी नहीं है जहां बस ये लिखा हो कि कब क्या हुआ। नहीं, गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी को एक साइंस लैब की तरह देखा, जहां उनके सिद्धांत जैसे सत्य और अहिंसा उनकी हाइपोथेसिस थीं और उनका हर एक दिन उन पर किया गया एक प्रयोग था। तो हम उनके इस सफ़र को, उनके इस बदलाव को इन 5 ज़रूरी हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। उनकी पर्सनल लैब से लेकर देश की आज़ादी तक के उनके बड़े-बड़े प्रयोगों तक। तो चलिए, पहले हिस्से से शुरू करते हैं, गांधी की सत्य की प्रयोगशाला। यहाँ हम ये समझेंगे कि इस किताब का असली मकसद क्या था और गांधी जी इसे लिखना ही क्यों चाहते थे। इस किताब का जो असली गुजराती नाम है, सत्य ना प्रयोगो, इसी में इसका पूरा सार छिपा है। इसका मतलब है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी के लिए सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं था। उनके लिए सत्य ही ईश्वर था, परम शक्ति थी, और उनकी पूरी जिंदगी इसी परम सत्य को जानने और उसके साथ जीने की एक कोशिश थी, एक प्रयोग। अब आते हैं उनकी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर। यह जानना बहुत दिलचस्प है कि गांधी जी हमेशा से वैसे नहीं थे जैसा हम उन्हें जानते हैं। वो कोई जन्म से महात्मा नहीं थे, और इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो अपनी हर कमजोरी को, अपनी हर गलती को पूरी ईमानदारी से हमारे सामने रखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये उनके शुरुआती जीवन की कहानी कहती है। गुजरात के एक छोटे से शहर पोरबंदर से निकलकर वो कानून की पढ़ाई के लिए सीधे लंदन पहुंचे। यही वो दौर था जब उनके विचारों की, उनके कैरेक्टर की नींव रखी जा रही थी। और जरा गांधी जी की ईमानदारी देखिए। वो खुद मानते हैं कि वो एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे। उन्होंने बचपन में चोरी की और अपनी पत्नी कस्तूरबा पर शक भी करते थे। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि महानता आपको विरासत में नहीं मिलती। महानता अपनी गलतियों को मानकर, उनसे सीखकर और लगातार खुद को बेहतर बनाकर हासिल की जाती है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उनकी जिंदगी पर एक बहुत ही गहरा असर डाला। जिस वक्त उनके पिता अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहे थे, वो अपनी पत्नी के साथ थे। इस बात का अपराध बोध, ये डबल गिल्ट उन्हें जिंदगी भर परेशान करता रहा, और इसी एक घटना ने उन्हें ब्रह्मचर्य यानी सेल्फ कंट्रोल के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। चलिए, अब हम चलते हैं उस जगह पर जिसने एक शर्मीले वकील को एक क्रांतिकारी नेता में बदल कर रख दिया, दक्षिण अफ्रीका। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर हुई वो एक घटना। सब कुछ वहीं से शुरू हुआ, जब उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद सिर्फ इसलिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो एक भारतीय थे। उस रात, उस ठंडे वेटिंग रूम में उन्होंने भागने की बजाय लड़ने का फैसला किया। उस एक रात ने उनके पर्सनल अपमान को एक बड़ी लड़ाई में बदल दिया। और ये देखिए उस रात के फैसले का असर। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, बल्कि पूरे समुदाय को एक साथ लाना शुरू किया। निटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इसी सोच का नतीजा थी, ताकि भेदभाव करने वाले कानूनों के खिलाफ मिलकर लड़ा जा सके। यहीं पर उनके भविष्य के बड़े आंदोलनों की नींव रखी गई। तो इन सभी अनुभवों के आधार पर गांधी जी ने कुछ बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत बनाए जो इंसाफ की लड़ाई में उनके हथियार बने। उनकी फिलॉसफी का पहला और सबसे जरूरी स्तंभ था सत्य। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, उनके लिए सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं था। नहीं, उनके लिए सत्य ही परम शक्ति थी, सत्य ही ईश्वर था, और उनका हर प्रयोग इसी परम सत्य के और करीब जाने की एक कोशिश थी। दूसरा स्तंभ था अहिंसा। अब देखिए, गांधी जी के लिए अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था। यह एक पॉजिटिव शक्ति थी, प्रेम की शक्ति। इसका मतलब था कि आपका जो विरोधी है, आपका जो दुश्मन है, आप उससे भी प्यार करें और उसका भी भला चाहें। उनका मानना था कि सत्य रूपी ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अहिंसा से होकर जाता है। उन्होंने सत्याग्रह नाम का एक नया शब्द बनाया जिसका मतलब था सत्य की शक्ति या सोल फोर्स। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि लोग उनके तरीके को सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस ना समझें। सत्याग्रह का मकसद दुश्मन को हराना नहीं था, बल्कि उसका दिल जीतना था, उसे बदलना था। और ये कमजोरों का नहीं, बल्कि मजबूत इरादों वालों का हथियार था। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल गुजारने के बाद 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। अब वक्त था अपने इन सभी सिद्धांतों को, अपने इन हथियारों को सबसे बड़े मंच पर आजमाने का।
चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इन जगहों पर उन्होंने अपने सत्याग्रह के तरीकों को सफलतापूर्वक टेस्ट किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत में भी अन्याय को हराया जा सकता है, फिर चाहे वो नील किसानों की लड़ाई हो या मिल मजदूरों के हक। लेकिन फिर आया 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने ब्रिटिश न्याय पर से उनके भरोसे को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उन्हें ये यकीन हो गया कि अब ब्रिटिश साम्राज्य के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, और यहीं से पूरे देश में असहयोग आंदोलन की आग फैली। ये जो लाइन है, ये उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। वो कहते हैं कि अगर आपको उस परम सत्य यानी ईश्वर का सामना करना है, तो आपको इस दुनिया के सबसे छोटे, सबसे तुच्छ प्राणी से भी उतना ही प्यार करना होगा जितना आप खुद से करते हैं। तो इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारी जिंदगी भी नैतिक विकास की एक प्रयोगशाला है। और ये किताब हमें खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि अगर गांधी की जिंदगी प्रयोगों की एक सीरीज थी, तो आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी प्रयोग कौन से हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।